दोस्तों, इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें अलग अलग देशों में पैदा होने वाले बच्चों का एवरेज बर्थ वेट लिखा है। नीदरलैंड्स में नंबर करीब 3.5 केजी है। नॉर्वे और डेनमार्क में 3.5 से 3.6 केजी है। यूके में करीब 3.4 से 3.5। अमेरिका और चाइना में करीब 3.3। और अब इंडिया का नंबर देखते हैं। ये नंबर आता है करीब 2.7 से 2.9 केजी, यानी कि एक एवरेज यूरोपियन बच्चा एक एवरेज इंडियन बच्चे से पैदा होते ही करीब 600 से 800 ग्राम भारी होता है। अब इसके नीचे लिए दिए हुए डेटा को देखिए टेबल में। लो बर्थ वेट यानी कि वो बच्चे जो 2.5 किलोग्राम वजन से कम के साथ पैदा होते हैं। अगर हम आइसलैंड में देखें तो करीब 4% बच्चे लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं। अमेरिका में 8.3% और दुनिया का जो एवरेज है या ग्लोबल एवरेज है उसे हम कहते हैं 14.6%। इंडिया में इस नंबर को देखेंगे तो NFHS 5 के मुताबिक ये नंबर आता है करीब 17 से 18% तक। और कुछ इंटरनेशनल एस्टिमेट्स बताते हैं कि इंडिया में एक्चुअली 27% बच्चे लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं। इसके बाद में एक और आंकड़ा देखिए जो बहुत ही बड़ा है कि दुनिया भर में करीब 2 करोड़ 50 लाख बच्चे कम वजन के साथ पैदा होते हैं और इनमें से करीब 52% साउथ एशिया में ही पैदा हो जाते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में पैदा होने वाले कम वजन के बच्चों में से करीब 40% बच्चे एक्चुअली इंडिया में पैदा होते हैं। तो सवाल यह है कि हमारे बच्चे इतने छोटे क्यों पैदा होते हैं या फिर इतने कम वजन के साथ क्यों पैदा होते हैं। और इसका सबसे आसान जवाब जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि हम गरीब हैं या डेवलपिंग हैं इसलिए ऐसा होता है। लेकिन ये जवाब पूरा नहीं है, ये एक्चुअली अधूरा जवाब है। और अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जो इस पूरे वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात भी है। फर्क सिर्फ वजन का नहीं है, फर्क उस बात में है कि वो 800 ग्राम किस चीज के कम है। क्योंकि जब साइंटिस्ट ने इंडियन और यूरोपियन बच्चों को नाप कर कंपेयर किया तो उन्हें जो मिला उसने फीटल मेडिसिन को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया, उसके अंडरस्टैंडिंग को ही चेंज कर दिया। और उस खोज का सीधा रिश्ता आज के इंडिया के डायबिटीज और हार्ट डिजीज के साथ में है। तो चलिए उस स्टडी से पहले शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन की। इस स्टडी का नाम है पुणे मैटरनल न्यूट्रिशन स्टडी। इसे डॉक्टर चित्तरंजन याजनिक और उनकी टीम ने किया। उन्होंने ब्रिटिश रिसर्चर्स के साथ मिलकर इसके नतीजे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में 2003 में पब्लिश किए। उन्होंने पुणे के आसपास के गांव की मदर्स और उनके बच्चे और उनकी तुलना उन्होंने की, उनको कंपेयर किया उन्होंने इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन की मदर्स और उनके बच्चों के साथ में। तो पहले मदर्स का आंकड़ा देख लेते हैं क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इंडियन मदर्स की एवरेज उम्र थी 21.4, उनका एवरेज वेट था 44.6, उनकी लंबाई थी 1.52 मीटर और BMI बॉडी मास इंडेक्स था 18.2। वहीं साउथ हैम्पटन यानी कि इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन की मदर्स की एवरेज उम्र देखें 26.8 ईयर्स, वजन 63.6 केजी, लंबाई 1.63 मीटर और बॉडी मास इंडेक्स 23.4। अब जरा रुककर आप इस फर्क को महसूस कीजिए कि एक मदर का वजन है 44 केजीज और दूसरी का है 63 केजी, करीब 19 किलो का फर्क और उम्र में सिर्फ 5 साल का फर्क। और इसका नतीजा इंडियन बच्चे का एवरेज वजन 2.7 केजी होता है और साउथ हैम्पटन की मदर के जो बच्चा पैदा हुआ है उसका वजन करीब होता है 3.5 केजी। अब यहां तक तो वो बात है जो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब वो हिस्सा आता है जिससे कोई भी बताता नहीं है। रिसर्चर्स ने सिर्फ वजन नहीं नापा, उन्होंने एक्चुअली बच्चे के शरीर के हर एक ऑर्गन को अलग अलग तरीके से मेजर किया। जैसे उन्होंने सर को मेजर किया, हाथ को मेजर किया, पेट को और स्किन के नीचे जो फैट होती है उसको भी मेजर किया। और उन्हें 3 चीजें मिली जो बहुत ही चौंकाने वाली है। पहला, इंडियन बच्चों में सबसे ज्यादा कमी पेट के सरकमफेरेंस में थी, यानी कि एब्डोमिनल सरकमफेरेंस में। और पेट का सरकमफेरेंस बताता है कि अंदर के ऑर्गन्स, लिवर या किडनी कितनी तरह से डेवलप हुए हैं। दूसरा, सबसे बड़ी कमी उनके आर्म की जो गहराई है, उनका जो सरकमफेरेंस है यानी कि मिड आर्म सरकमफेरेंस, उसमें पाई गई। और बच्चों का सरकमफेरेंस, आर्म सरकमफेरेंस बताता है कि बच्चे में मसल्स कितनी बनी है। और तीसरा, सबसे कम कमी कहां थी, वो स्किन के नीचे वाली फैट में ये कमी पाई गई। अब इन तीनों को जोड़िए और वो तस्वीर बनती है वो जो ये है कि जब मां के शरीर में पोषण या न्यूट्रिशन कम पड़ता है तो उनके बच्चे में, उनके गर्भ में जो पल रहा बच्चा होता है वो एक्चुअली कुछ चीज को सिलेक्ट करता है और वो अपने अंग और अपनी मसल बनाना कम कर देता है लेकिन अपनी चर्बी बचा कर रखता है। इसी को नाम दिया गया है थिन फैट इंडियन बेबी, यानी कि पतला लेकिन मोटा। और ये बच्चा कोई गलती नहीं कर रहा है, वो असल में बहुत समझदारी से इस चीज को अडेप्ट कर रहा है। सोचिए कि उसको मां के पेट में एक ही संदेश मिल रहा है कि भाई बाहर जाते ही खाने की कमी है, क्योंकि मां खुद भी पतली है और उसके पास भी खाना कम है, ये उसका शरीर बता रहा है। तो अपने आप को उस दुनिया के लिए तैयार करने लगता है। वो एक ऐसा शरीर बनाता है जो कम खाने में भी जिंदा रह सके, यानी कि कम मसल्स, क्योंकि मसल्स जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी खाती है, और ज्यादा फैट स्टोर करता है क्योंकि फैट एनर्जी बचा कर रखती है। इसका नाम साइंस में है फीटल प्रोग्रामिंग,
या इसे एक हाइपोथेसिस के नाम से भी हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं बार्कर हाइपोथेसिस। और अगर उस बच्चे की दुनिया में सच में भूख होती तो ये तैयारी उसकी जान बचा लेती। यानी कि मान लीजिए कि खाने की कमी होती है और बच्चा इस एडेप्टेशन के साथ पैदा होता तो वो शायद बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाता। लेकिन जब वो पैदा होता है तो आज के इंडिया में वो पाता है कि सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। वो बच्चा बड़ा हुआ एक ऐसे इंडिया में जहां खाना अब पहले से बहुत ज्यादा है। शहर में आप देखिए चारों तरफ खाना ही खाना है, पैकेट वाला खाना, प्रोसेस खाना, चावल, रोटी, चीनी, सब कुछ अवेलेबल है। और वो शरीर जो कि कमी के लिए प्रोग्राम हुआ था, इस एबंडेंस वाली दुनिया में एक्चुअली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। और इसका नतीजा क्या है? कम मसल मतलब कि शुगर रखने की जगह कम बॉडी के अंदर, और ज्यादा फैट मतलब कि पेट के आसपास चर्बी ज्यादा। और यही दो चीजें मिलकर एक्चुअली हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्रिएट करती है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ पतले दिखने वाले लोगों को भी डायबिटीज के शिकार होना पड़ता है। और इस बात को आप ठीक से समझिए कि इंडिया की डायबिटीज की जो एपिडेमिक है, इसकी नींव एक्चुअली अस्पताल के बिस्तर में नहीं होती है। जब 45 साल में आपको डायबिटीज डिटेक्ट होती है, उसकी नींव एक्चुअली माँ के पेट में, गर्भ में ही पड़ जाती है, उसके पैदा होने से पहले ही। अब देखिए, एक और हमें इसको ढंग से समझना होगा, एक ईमानदारी से इस बात को देखना होगा कि ये थिन फैट वाली बात पर साइंस में पूरी तरह से सहमति नहीं है। सब लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं। कुछ बाद की स्टडीज में ये पैटर्न हर इंडियन बच्चे में नहीं मिला एक्चुअली, खासकर उन बच्चों में जिनका वजन नॉर्मल था। यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम देखना होगा, लेकिन एक बंद किताब नहीं है। हमें यह नहीं मानना है कि बस यही सब कुछ फाइनल है, कुछ चीजें बदली है। लेकिन जो बात जिस पर कोई विवाद नहीं है वो ये है कि हमारे बच्चे छोटे इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमारी मदर्स कमजोर है। इस बात पे सभी लोग एग्री करते हैं। और अब ये समझते हैं कि हमारी मदर्स आखिर कमजोर क्यों है। सबसे पहले कुछ आंकड़ा देख लेते हैं, और ये हमें काफी चिंताजनक आंकड़ा भी है जो हमें बताएगा। NFHS 4 और NFHS 5 के बीच में इंडिया में 15 से 49 साल की औरतों में एनीमिया यानी कि खून की कमी का परसेंटेज 53 से बढ़कर 57% पर हो गया। ध्यान दीजिए कि यह घटना चाहिए था, लेकिन यह और बढ़ गया है। और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनमें 50.4% से बढ़कर यह हो गया है अब 52.2%। यानी कि हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो हम एनीमिक पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो देखने में बढ़ रही है। यानी इंडिया की हर दूसरी औरत के शरीर में खून की कमी है। अब देखिए, खून की कमी होने का नुकसान क्या होता है। देखिए, खून का काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना और न्यूट्रिशन पहुंचाना। अब अगर माँ के अपने खून में ही कमी होगी कि उनके अंदर एनीमिया होगा और खून कम होगा, तो वो गर्भ में पल रहे बच्चे तक आखिर न्यूट्रिशन कैसे पहुंचाएगी। दूसरा, आप देखिए, करीब 23% इंडियन औरतों का BMI 18.5 से कम था, यानी कि वो मेडिकली अंडरवेट है। और गर्भ से पहले माँ का वजन कम होना सीधा कम वजन के बच्चे पैदा होने के साथ में जुड़ा हुआ है। तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा है, वो है एज। जो हमने शुरू में पुणे स्टडी के बारे में बात की थी, वो आपको याद होगी कि वहां इंडियन माँ की एवरेज एज 21.4 ईयर्स थी। और यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक लड़की 18, 19 या 20 साल की उम्र में मां बनती है तो उसका अपना शरीर अभी भी बढ़ रहा होता है, वो खुद भी ग्रो कर रही होती है, उसकी अपनी हड्डियां अभी मजबूत हो रही होती है। और उस हालत में उसके शरीर को एक साथ दो काम करने पड़ते हैं। पहला, खुद का अपना डेवलपमेंट, यानी कि अपना खुद का ग्रोथ, और साथ साथ बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट। और जब न्यूट्रिशन लिमिटेड हो तो दोनों ही अधूरे रह जाते हैं, यानी कि ना मां पूरी तरह से डेवलप हो पाती है और ना ही बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो पाता है। और इस सब का एक और पहलू है जो हमारे घरों के अंदर है कि हमारे बहुत से घरों में आज भी औरत सबसे आखिर में खाना खाती है। पहले आदमी खाते हैं, फिर बच्चे खाते हैं, फिर बड़े बुजुर्ग खाते हैं, और बचा हुआ खाना लास्ट में औरतें खाती है। और अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो वो अक्सर दो लोगों का खाना नहीं मिलता है, कई जगह तो उसे जानबूझकर कम खिलाया जाता है, इस डर से कि बच्चा बड़ा हो गया तो डिलीवरी में दिक्कत होगी। यानी कि हमारे बच्चे का वजन सिर्फ एक मेडिकल मुद्दा नहीं है, वो एक्चुअली एक सोशल इशू भी है कि उस घर में औरत की जगह आखिर क्या है, कैसी पोजीशन है, उसे क्या खाना मिलेगा, ये एक्चुअली सोसाइटी डिसाइड कर रही है। और अब इस पूरी चीज का सबसे दुखद हिस्सा, ये एक चक्र है, एक विशिष्ट ट्रैप है जो अपने आप को दोहराता रहता है कि एक कम वजन की लड़की पैदा होती है, वो खुद मैलनरिश होती है, बड़ी होती है और इसलिए छोटी और कमजोर रह जाती है, और कम उम्र में उसकी शादी भी हो जाती है, वो मां बनती है और उसका अपना शरीर बच्चे को पूरी तरह से पोषण नहीं दे पाता है, और फिर एक कम वजन का बच्चा जन्म देती है। यानी कि खुद कम वजन के साथ पैदा हुई और बच्चा भी वैसा ही पैदा हुआ। अगर वो बच्चा लड़की है तो यही पूरी कहानी अगली पीढ़ी में फिर दोबारा चलती रहेगी। इसलिए ये सिर्फ एक पीढ़ी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जो माँ से अपनी बेटी को मिल रही है। जब तक कोई इस पीढ़ी में इस चक्र को, इस विशेष साइकिल को तोड़ेगा नहीं, तब तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। और इसका नुकसान कितना बड़ा है, एक स्टडी के मुताबिक जिन मदर्स को प्रेगनेंसी में एनीमिया था, उनमें स्टिल बर्थ का खतरा 1.4
टाइम्स था, नियोनेटल डेथ का खतरा 1.7 टाइम्स था और कम वजन के बच्चे का खतरा 1.3 टाइम्स था। तो अब सवाल यह है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इसमें क्या कर रहा है। और यहां तस्वीर मिली जुली है, मिक्स बैग है, कुछ शानदार सफलताएं हैं और कुछ बहुत बड़े गैप्स भी हैं। पहले हम सफलताओं को देखते हैं। इंडिया ने पिछले 20 साल में एक बड़ी जंग जीती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी कि अस्पताल के अंदर डिलीवरियां। एक जमाना था जब ज्यादातर बच्चे घर पर पैदा होते थे बिना किसी ट्रेनिंग वाले व्यक्ति के साथ। आज इंडिया में करीब 89% डिलीवरीज किसी इंस्टीट्यूशन में होती है या किसी हॉस्पिटल में होती है, यानी कि जो किशोरी माओं में ये 84.7% से बढ़कर 90.6% तक हो गई है। तो आखिर हुआ कैसे? आशा वर्कर्स के जरिए वो लैक्स ऑफ विलेज हेल्थ वर्कर्स जो गर्भवती औरतों को ढूंढती हैं, उन्हें रजिस्टर करती हैं और अस्पताल ले जाती हैं, और जननी सुरक्षा योजना के जरिए, जिसमें अस्पताल में डिलीवरी करने पर एक्चुअली आर्थिक मदद भी मिलती है माताओं को। और एंटीनेटल केयर में भी सुधार हो रहा है इसकी वजह से। जो औरतों ने प्रेगनेंसी में कम से कम 4 चेकअप करवाए, वो 50% से 51% से बढ़कर 59% तक हो गया है, और जिन्होंने एक भी चेकअप नहीं करवाया वो 17% से गिरकर 6% पर रह गया है। और ये छोटी बात नहीं है, इसी की वजह से इंडिया की मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी काफी गिरावट आया है। लेकिन अब गैप्स देखिए, क्योंकि वही असली कहानी है। पहला गैप, हम डिलीवरी तो करवा रहे हैं पर हम न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा एनीमिया की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है, वो घट नहीं रही है। और एक औरत का अस्पताल में डिलीवरी कराना उसके 9 महीने के न्यूट्रिशन को ठीक नहीं कर सकता है। बच्चा कितना बड़ा होगा ये उस दिन पर डिपेंड नहीं करता है, उन 270 दिन पर तय होता है जब उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। दूसरा गैप वो है क्वालिटी। सिर्फ 4 चेकअप हो जाना काफी नहीं है। NFHS 5 के मुताबिक करीब 78% औरतों ने प्रेगनेंसी में आयरन की गोलियां ली, मतलब 5 में से 1 ने वो भी नहीं खाई, और सिर्फ 18% को डीवर्मिंग की दवा मिली, जो एनीमिया का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा गैप, गैर बराबरी या इनइक्वालिटी, और ये सबसे बड़ा है। जब रिसर्चर्स ने राज्यों के बीच में 4+ चेकअप के आंकड़े देखे तो ये 11 से लेकर 92 तक फैला हुआ था, यानी कि एक राज्य में लगभग हर औरत को पूरी केयर मिल रही है और दूसरे में हर 10 में से 1 को। और इस फर्क का सीधा असर बच्चे के वजन पर दिखता है। गांव में कम वजन के बच्चे शहर से ज्यादा हैं, और सबसे ज्यादा पश्चिमी और मध्य भारत के गांव में है। चौथा गैप, प्राइमरी हेल्थ केयर का बोझ। हमारा गांव का पूरा सिस्टम सब सेंटर, PHC और CHC पर टिका है, और बहुत जगह एक ANM या ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो होती है, या एक आशा के ऊपर हजारों लोगों की जिम्मेदारी होती है। वो औरत को अस्पताल तक पहुंचा सकती है, लेकिन वो उसके घर में ये नहीं बदल सकती कि खाना पहले किसको मिलेगा। और सरकार ने इस पर काम भी किया। एनीमिया मुक्त भारत 2019 में उन्होंने शुरू किया, पोषण अभियान शुरू किया। पोषण पर केंद्रित अभियान था ये। PM मातृबंधु योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली औरत को आर्थिक मदद मिलती है, ताकि वो आखिरी महीनों में काम से आराम ले सके और ठीक से खाना खा सके। लेकिन एनीमिया का 53 से 57% होना ये बताता है कि योजना का होना और योजना का पहुंचना 2 अलग चीजें हैं। तो इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? और यहाँ साइंस बहुत साफ है। जो चीज सबसे ज्यादा असर करती है वो है लड़की की शादी और मां बनने की उम्र। हर एक्स्ट्रा साल जो एक लड़की को अपने शरीर पूरा बनाने के लिए मिलता है, वो सीधा उसके बच्चे के वजन में रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा, पोषण प्रेगनेंसी से पहले शुरू होना चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं, क्योंकि जब तक औरत गर्भवती होती है तब तक उसका अपना शरीर जैसा है वैसा है। इसलिए जो टीनेज मदर्स है उनको आयरन, प्रोटीन और पूरा खाना देना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और तीसरा, एनीमिया पर असली लड़ाई। सिर्फ गोली बांट देना काफी नहीं है, ये देखना होगा कि गोली खाई भी जा रही है या नहीं, या और कि उसके साथ डीवर्मिंग खाने में आयरन की भी, आयरन को जो डाइजेस्ट करने के लिए डीवर्मिंग की दवाई देती है, क्या वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। और चौथा, और शायद सबसे मुश्किल, कि घर के अंदर जो हम खाना खिलाते हैं उसके अंदर न्याय होना चाहिए। वो सोच बदलनी होगी कि औरत आखिर में खाना खाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जो कोई सरकार अकेले नहीं जीत सकती है। तो चलिए पूरी बात को एक जगह रखते हैं। एक यूरोपियन बच्चा और एक इंडियन बच्चा, दोनों एक जैसे इंसान हैं, एक ही तरह के जीन्स के साथ पैदा होते हैं। उनके बीच का वो 800 ग्राम का फर्क किसी नस्ल का फर्क नहीं है, वो फर्क उन 270 दिन का है जो उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में बिताए हैं, और उस माँ के उन 20 सालों का है जो उसने उन 270 दिनों से पहले बिताए हैं। और इस वीडियो का मकसद किसी माँ को दोष देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो माँ खुद उस चक्र का हिस्सा है जो उससे पहले शुरू हुआ था। मकसद सिर्फ एक बात कहना है कि हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे की सेहत उनके पैदा होने के बाद शुरू होती है, पहले टीके से लगाकर, पहले दूध से, पहले चेकअप से। लेकिन सच ये है कि उसकी सेहत उसके पैदा होने से बहुत पहले तय हो चुकी होती है, और वो तय उस लड़की की प्लेट में होती है
जो अभी माँ बनी भी नहीं है और जिस देश में दुनिया के सबसे जवान आबादी पर गर्व है, उसे ये समझना होगा कि वो आबादी कितनी मजबूत होगी। वो हमारे अस्पताल तय नहीं करेंगे, वो हमारे घरों की थाली तय करेगी, हमारे घरों की महिलाएं तय करेंगी कि वो किस तरह का खाना खा रहे हैं और उस खाने पर सबसे पहला हक किसका है, ताकि हमारे यहाँ पर हेल्दी बच्चे पैदा हो। माय नेम इज मंगल सिंह। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एंथ्रोपोलॉजी का। यू कैन जॉइन माय एंथ्रोपोलॉजी कोर्स और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम हैंडल पे, इन QR कोड्स को स्कैन करके। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।